thousands. ऐसा क्यों कर रहे हो? इस नीडलेस वॉर को क्यों लड़ रहे हो? जीतने की लालसा न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर देगी। आइए दोस्तों समझते हैं यूक्रेन रसिया वॉर के इस वीडियो में। हिस्ट्री में पीछे न जाते हुए हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से देखें तो यूक्रेन वासी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूसी पक्ष में थे, जिसका रिजल्ट जार एम्पायर और ओटोमन एम्पायर का एंड था। 1917 की अक्टूबर रेवोल्यूशन जब हुई तो उसमें बोल्शेविक लीडर लेनिन सामने आए। फिर 1922 में यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा रहा। 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद यूक्रेन की ग्रेनाइट रेवोल्यूशन हुई, जिसमें यूक्रेन वासियों ने आज़ादी की मांग की। दिसंबर 1991 में बेलारूस, यूक्रेन, रसिया सेपरेट कंट्री बन गए। रसिया यूक्रेन के बीच वॉर की मूल वजह क्या है? 2014 में रूस ने क्रीमिया में एक जनमत संग्रह करवाया। यह एक तरह की वोटिंग थी और इसमें क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया गया। फिर क्या था? ईस्टर्न यूक्रेन में रशियन सेपरेटिस्ट और गवर्नमेंट फोर्सेस के बीच लड़ाई होना शुरू हो गई। रूस ऐसा इस वजह से कर रहा था क्योंकि यूक्रेन लगातार नाटो में शामिल होने की प्रोसेस में लगा था। रूस का अपना पर्सपेक्टिव ये था, उसका ये कहना भी था कि यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद भी नाटो अपने वादों का वोलेशन कर रहा है। वर्सो पैक्ट के एंड होने के बाद भी नाटो अपना विस्तार करता रहा, जिसके पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल था। रूस नहीं चाहता था कि वेस्टर्न कंट्रीज उसके पड़ोसी देश में अपने सैनिक अड्डे बनाए और नाटो देश ब्लैक सी में अपनी नेवी से कंट्रोल बढ़ाए। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान में चाइना या अमेरिका अपने आर्मी कंट्रोल बढ़ाए। बाउंड्री सिक्योरिटी सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी देश के लिए। 2019 में जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने, जिसके पीछे अमेरिकी हेल्प बताई गई और नाटो में शामिल होने की फास्ट प्रोसेस से रूस ने इसे रेड लाइन डिक्लेयर कर दिया। अप्रैल 2021 में रशियन आर्मी यूक्रेन बॉर्डर पर डेरा डाले देखी गई, जिसके चलते वेस्टर्न आर्मी ग्रुप ने यूक्रेन को मदद देने की बात कही। कुछ टाइम बाद रशियन सोल्जर पीछे हट गए। हो सकता है कि यह पुतिन की चेतावनी थी। 10 नवंबर 2021 को एक खबर आई कि रशिया ने अपने सोल्जर को यूक्रेन की सीमा पर तैनात करना शुरू कर दिया है। 28 नवंबर 2021 तक यह क्लियर हो चुका था कि रशिया के करीब 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर पर डेरा डाले देखे गए और उसके बाद दिसंबर तक अमेरिका ने भी इस न्यूज को क्लोज कर दिया और रूस अथॉरिटी को धमकी दी कि अगर यूक्रेन पर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक खबर और है, चाइना चाहता था कि रसिया बीजिंग ओलंपिक खत्म होने तक इंतजार करे। 20 फरवरी बीजिंग ओलंपिक का आखिरी दिन था और उससे अगले ही दिन 21 फरवरी 2022 को पुतिन ने स्टेटमेंट दी कि यूक्रेन के 2 सेपरेटिस्ट एरिया डोनेस्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज डिक्लेयर किया गया। रशियन आर्मी यूक्रेन की कैपिटल कीव में एंटर करती है। खराब होते हालात को देखकर यूक्रेन ने अपने नागरिकों से सेना में भर्ती होने के लिए रिक्वेस्ट की, जिसके चलते कुछ इंडियन स्टूडेंट भी इसमें शामिल हुए। कीव के पास गोस्टोमेल एयरफील्ड पर कब्जा किया गया, जहां 200 हेलीकॉप्टर पहुंचे जो कि रशियन थे। अगले दिन पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। फिर क्या था? रूसी सेना ने जमकर तबाही मचाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में यह सबसे बड़ा हमला था, जिसके चलते पीस के लिए 2014 का मिन्स्क प्रोटोकॉल फेल हो गए। रूस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई। G7 देशों ने रूस पर बैन लगा दिया। UNSC में निंदा को लेकर प्रस्ताव लाया गया, जिसमें चीन, भारत, UAE दूरी बनाए हुए थे। यूक्रेन के लगभग 100 आर्मी स्टेशन पर कब्जा करने के बाद पूरी एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया गया और उसके बाद ब्लैक सी की तरफ से भी घेराबंदी कर दी गई। अब पूरी स्थिति रशिया के कंट्रोल में थी। डोनबास में यूक्रेनी सेना ने हथियार डालने शुरू कर दिए। कीव में रशियन आर्मी आने के बाद पुतिन का इरादा क्या था? क्या वो जेलेंस्की सरकार को गिराना चाहते थे, या फिर रूस अपनी एक पपिट गवर्नमेंट सेटअप करना चाहता था, या फिर अमेरिका को एक सख्त संदेश देना था? अब जेलेंस्की बुरी तरह फंस चुके थे। आइए आगे देखते हैं यूक्रेन पर क्या क्या इफेक्ट हुए। यूक्रेन में भुखमरी पैदा हो गई, दुकानों, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया गया,
यूक्रेन में अब तक 11 मिलियन लोग घर छोड़ चुके हैं, जिनमें 5 मिलियन पड़ोसी देश में चले गए, बाकी देश में ही संघर्ष की मार झेल रहे हैं। यूक्रेन की इकोनॉमी धराशायी हो गई, सेफ्टी सिस्टम बुरी तरह नष्ट हो गए। इस पूरे युद्ध में अमेरिका का क्या रोल रहा? सितंबर 2022 में यूक्रेन ने जवाबी हमला करने शुरू कर दिए, रशियन सोल्जर पीछे हटने लगे। ऐसी कई सारी न्यूज हमें देखने को मिली। अमेरिका ने यूक्रेन को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम दिया और $5 बिलियन से अधिक मिलिट्री हेल्प दी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने कमजोर कड़ी की जानकारी उनको दी। और इस पूरे संदर्भ में एक ग्लोबली इफेक्ट क्या रहा? IMF का कहना है कि यूक्रेन व रशिया 30% तक गेहूं की एक्सपोर्टिंग में हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें कि अब कमी आ रही है। जो देश इन दोनों देशों से अपने ट्रेड करते हैं उसमें गिरावट देखी गई है। रशिया पर लगे बैन से यूरोप में पड़ने वाली सर्दियों में जो एनर्जी कंजम्पशन होगा उसमें कमी आएगी। रूस अब तक 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस क्लोज कर चुका है। और हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का इस वॉर को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा? इंडिया रशिया पुराने दोस्त रहे हैं, लेकिन वॉर के चलते घरों, बिजनेसिस और न जाने कई क्षेत्र में प्रयोग होने वाली गैसें, LPG, CNG, पेट्रोल, फ्यूल, इन सब को लेकर इनके प्राइस में बढ़ोतरी होगी। फर्टिलाइजर, सनफ्लावर ऑयल, इन सब को इंपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो बंद होगा। भारत के लिए मिलिट्री मटेरियल ट्रेड बंद होगा। UNGA, UNSC में रूस पर निंदा प्रस्ताव से भारत दूर रहा। भारत को एक बैलेंस अप्रोच बनाने की जरूरत है। अगर इंडिया वेस्टर्न देशों के साथ जाता है तो रशियन मिलिट्री हेल्प मिलना बंद होगी, और अगर रशिया के साथ जाता है तो अमेरिका, क्वाड ग्रुप और इंडो पैसिफिक रीजन में अपने हाथ धोने पड़ सकते हैं। भारत ने यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। यह भी देखा गया कि रशियन सोल्जर ने इंडियन स्टूडेंट को निकलने में मदद की। अब आगे चलते हैं तो यहाँ एक बात तो तय है कि यह वॉर पावर रीजन ऑक्युपाइड के साथ नेशनलिज्म के कल्चर इश्यूज को भी समेटता है। नाटो वेस्टर्न कंट्रीज के अड़ियल रवैये से यह सुलझने वाला नहीं है। हम वेनेजुएला, सीरिया, लेबनान, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान में देख सकते हैं अमेरिकी गवर्नमेंट की सहयोगी सरकार से हालात और भी गंभीर होते चले गए। पुतिन एक न्यूक्लियर पावर देश के नेता हैं। उन्हें सद्दाम हुसैन, मोहम्मद गद्दाफी की तरह हटाया नहीं जा सकता। युद्ध में सोल्जर एक्टिविटी अभी भी जारी है। देखना यह है कि विश्व इस समस्या से कैसे निपटता है। यहाँ एक सवाल और बार बार जहन में आता है कि नाटो इस युद्ध में क्यों नहीं आ रहा। देखो, नाटो खासकर उन देशों को हेल्प नहीं कर सकता जिनका अदर कंट्रीज के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है। नाटो और रशिया के बीच यूक्रेन बेवजह फंस गया या फिर पुतिन से चबड़ते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।